नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं जो कि देहरादून से आ रही है। तो मंत्री सतपाल महाराज के माली की देहरादून में मौत हो गई है। सतपाल के माली भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और 10 जून को इलाज के बाद घर लौटे थे। मंत्री सतपाल के संक्रमित निकले 22 लोगों में से ये माली भी शामिल था और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद नेहरू ग्राम स्थित मंत्री के नर्सरी में ये माली रह रहे थे। 70 वर्ष के माली की अचानक मौत हो गई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया है कि माली की सामान्य मौत हुई है, लेकिन अब इस मौत पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या राज्य में कोरोना का इलाज ठीक ढंग से नहीं हो रहा है या फिर मंत्री के माली को उस तरह से ट्रीटमेंट यानी इलाज नहीं मिला जैसा कि मंत्री और उनके परिवार वालों को मिला था। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि देहरादून से निकलकर सामने आ रही है। सतेंद्र बर्थवाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सतेंद्र, माली की मौत हुई है, स्वास्थ्य विभाग का दावा कुछ और है, लेकिन सवाल तो यहां पर उठेंगे। संपर्क करने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से सतेंद्र से, लेकिन जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सतपाल महाराज जो मंत्री हैं, इनके माली हैं जो 70 वर्ष के थे, उनका निधन हुआ है और 10 जून को ये डिस्चार्ज हुए थे। सब परिवार क्वारंटीन किए गए थे, सभी लोग, इनका इलाज चला। हालांकि इस बीच में कई दिनों से ये मंत्री के नर्सरी में ये माली रह रहे थे। 70 वर्ष इनकी उम्र बताई जा रही है जिनका अचानक से निधन हुआ। हालांकि स्वास्थ्य विभाग जो है वो इस बात को खारिज कर रहा है कि मौत कोरोना से हुई है, लेकिन सवाल यहां पर उठ रहे हैं क्योंकि माली की मौत कोरोना के इलाज के डिस्चार्ज होने के महज 6 दिनों के बाद यानी 10 जून को डिस्चार्ज होते हैं और 16 तारीख यानी आज इनका निधन हुआ है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या राज्य में कोरोना का इलाज ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी अगर ये मौत कोरोना की वजह से निकलती है तो तमाम सवाल उठेंगे, क्योंकि 10 जून को ही डिस्चार्ज हुए थे ये जो माली हैं इनके और आज इनकी मौत हो गई। मंत्री के नर्सरी में रह रहे सतेंद्र बर्थवाल एक बार फिर से हमसे जुड़ गए। सतेंद्र, स्वास्थ्य विभाग का तो कहना है कि मौत सामान्य हुई है, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही? बिल्कुल बिल्कुल आशीष, अभी तक जो जानकारी मिली है, क्योंकि जो ये व्यक्ति है ये मंत्री जब सतपाल महाराज और उनके परिवार जब कोरोना पॉजिटिव हुआ था, उनके ही परिवार में ये सदस्य था, ये वहीं उनके घर में काम करता था और उसके बाद जब ये भी पहले कोरोना पॉजिटिव आया था और 10 जून को ही इसको ये कोविड सेंटर में से बाहर निकला था। इसके बाद ये लगातार मंत्री की ब्रह्म वाटिका है वहां ये माली का काम करता था, वहीं रहता था। लेकिन कल जब देर रात में जब इसको खाना देने जो लोग गए, उन्होंने लगातार इसका दरवाजा खटखटाया, जब लगातार इसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन ये दरवाजा खुला नहीं। आज सवेरे फिर पुलिस वहां पहुंची, मौके पे पहुंची। उसके बाद जब पुलिस ने दरवाजा खोला, उसके बाद ये वहां जो देखने को मिला, ये व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियां अभी माना जा रहा है कि इस संदिग्ध परिस्थितियों में इसकी मौत बताई जा रही है। जी सतेंद्र, क्या माली के बॉडी का सैंपल एक बार फिर से लिया जाएगा कोरोना की जांच के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, अभी यही बात चल रही है कि स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि अभी टीम वहां पहुंची है, टीम जो बॉडी उठा के अभी अस्पताल लेके आई है और अब एक बार फिर इसका कोरोना का सैंपल लिया जाएगा और उसके बाद अगर किस तरीके का आगे अपडेट रहेगा, ये जब इसकी रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पता चलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए सतेंद्र। तो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि एक बार फिर से सैंपल लिया जाएगा डेड बॉडी का, उसके बाद इस चीज की पुष्टि हो पाएगी कि मौत कोरोना की वजह से हुई है या फिर नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो तमाम सवाल स्वास्थ्य महकमे पर उठेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है जहां लद्दाख के गलवान घाटी में भारतीय चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई है। झड़प में भारत के 3 सैनिक शहीद हो गए हैं, इनमें एक सेना के अफसर भी शामिल हैं। भारतीय सेना की तरफ से आए आधिकारिक बयान के मुताबिक इसकी पुष्टि हुई है। सोमवार रात को गलवान घाटी के पास झड़प हुई है। दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद सब कुछ सामान्य होने की स्थिति आगे बढ़ रही थी, तभी दोनों देशों के सैनिकों के बीच गर्मागर्मी बढ़ गई। सेना के आधिकारिक बयान के मुताबिक डी-एस्केलेशन की प्रक्रिया के दौरान भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई है। दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी इस वक्त इस मामले को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं और जो जानकारी मिल पा रही है कि दोनों तरफ से कैजुअलिटी हुई है, चाइना के सैनिकों की तरफ से भी और यहां के सैनिकों की तरफ से। शैलेंद्र बांगू हमारे नेशनल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र जी, क्या कैजुअलिटी सिर्फ इंडिया की तरफ से हुई है कि चाइना में भी कुछ ऐसी स्थिति है?
देखिए, ये बात जो हमारे पास आ रही है आर्मी के हवाले से, जिसमें कहा गया है कि कल डीएस्केलेशन के दौरान गलवान वैली में दोनों तरफ जो है हिंसक झड़प हुई है, जिसमें एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हुए हैं। और हमारे पास जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, उसमें ये कहा गया है कि कैजुअलिटीज दोनों तरफ से हैं। चीन की तरफ में भी कैजुअलिटीज हुई हैं, लेकिन चिंता का सवाल यह है कि कई दशकों तक भारत और चीन सीमा पर इस तरह के इंसिडेंट्स नहीं हुए हैं, वायलेंट इंसिडेंट्स नहीं हुए हैं, एक गोली तक नहीं चली है। इसका कंपैरिजन अक्सर किया जाता है एलओसी के साथ, जहां पर आए दिन पाकिस्तान की तरफ से सीसा वायलेशन होता है, लेकिन भारत और चीन की जो सीमा है, एलएसी है, वहां शांति बरकरार रही है कई सालों से, कई दशकों से। शैलेंद्र जी आपको इंटरप्ट करूंगा। सुरक्षा विशेषज्ञ जो है जीडी बख्शी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जीडी बख्शी साहब, ये आप कह सकते हैं जो लगातार खबरें कई दिनों से आ रही थी, उस बीच में ये कैजुअलिटी हुई है कि हमारे 2 जवान शहीद हुए, एक अफसर हमारे शहीद हुए। किस तरह से देखते हैं आप इस चीज को? ये गंभीर डेवलपमेंट है जी। और हम लोग अवेट कर रहे हैं कि कुछ क्लैरिटी आर्मी हेडक्वार्टर से स्टेटमेंट आएगी। जहां तक मुझे बताया है, जो मैंने अपने सूत्रों से बात करी है, वो कह रहे हैं फायर नहीं खुला है, क्योंकि पहले जो खबर फैली थी पूरे चैनल्स पे कि ये फायर खुल गया है, तो वो कह रहे हैं कि कोई फायर नहीं खुला है। जैसे कि पहले झड़पें होती रही हैं, डी एस्केलेशन के दौरान ये झड़प हुई है, जिसके अंदर एक कर्नल और 2 जवानों के शहीद होने का कहा जा रहा है। सो वी आर अवेटिंग डिटेल। मेरा ख्याल डिटेल्स आने के पहले कुछ ज्यादा अटकलें नहीं लगाई जा सकती। बख्शी साहब ठीक है, अटकलें नहीं लगाई जा सकती, लेकिन माना जाए अगर ये सच में ये चीज हुई है, हमारे अगर 3 जवान शहीद हुए हैं, तो क्या जवाबी कार्रवाई यहां से होनी चाहिए कि अभी भी बातचीत ही चलती रहेगी, जैसा कि हम देख रहे 1 महीने से खबरें आ रही हैं? देखिए, बातचीत हमको कहा जा रहा है कि डी एस्केलेशन प्रोसेस के दौरान सब जानते हैं कि कोर कमांडर लेवल पे डी एस्केलेशन की टॉक्स हुई थी, और उन टॉक्स के चलते उसके बाद कहा गया था कि जो नेक्स्ट लेवल है, मेजर जनरल लेवल, ब्रिगेडियर लेवल, बटालियन कमांडर लेवल, ग्राउंड पे डी एस्केलेशन, डिसएंगेजमेंट वगैरह किया जाएगा। और उसी का यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ये तो डी एस्केलेशन प्रोसेस होना चाहिए। ये डी एस्केलेशन प्रोसेस के दौरान एकदम से इतना एस्केलेट हुआ हो कि जो झड़प भी अगर हुई है तो वो इतनी कातिलाना हुई है कि एक कर्नल साहब और 2 लड़के शहीद हो गए हैं। ये तो बहुत ही गंभीर बात, एंड वी वुड अवेट रिजल्ट टू फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड, इसके पहले कि मैं कोई भी सुझाव दूं कि क्या अगला स्टेप होना चाहिए। जीडी बख्शी जी, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप करीब से चीजों को समझते हैं। मैं डिफेंस एक्सपर्ट हूं, लेकिन मैं बगैर नॉलेज के मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सर बस एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। क्या जो हालात है पिछले 1 महीने से, जो कल रात को हुआ है, क्या जंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? बख्शी साहब का संपर्क हमसे टूट गया, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि हमारे 1 कर्नल और 2 सेना के जवान शहीद हुए हैं, और ये गर्मा गर्मी कल रात हुई दोनों सेनाओं के तरफ से। हालांकि जैसा कि हमारे नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू जी बता रहे थे कि दोनों तरफ से कैजुअलिटीज हुई हैं। हालांकि बिल्कुल, और ये जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, उस पर एक ताजा अपडेट लेंगे। नेशनल एडिटर हमारे शैलेंद्र वांगू जी हमसे लगातार जुड़े हुए। शैलेंद्र जी, जिस तरह से डिफेंस एक्सपर्ट जीडी बख्शी साहब बोल रहे थे, वो हालांकि अभी इसकी कुछ आधिकारिक पुष्टि की बात नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी हमें इंतजार करना होगा इस खबर को लेकर। देखिए, फिलहाल जो आर्मी की तरफ से बयान आया है, उसमें कंफर्म कर दिया है कि इसमें 1 सीनियर अधिकारी और 2 जवान शहीद हुए हैं, और कैजुअलिटीज उस तरफ भी हुई हैं। इस तरह के सोर्सेस हमारे पास जानकारी दे रहे हैं। और इसी बीच एक अपडेट ये भी है कि इस हिंसक झड़प के दौरान गोली नहीं चली है, यानी जो पिछले कई सालों से नहीं हुआ वो अभी भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अगर जान जाती है तो समझा जा सकता है कि कितनी हिंसक झड़प ये रही होगी। हालांकि इससे पहले भी मई के पहले हफ्ते में भी एक हिंसक झड़प हुई थी पेंगोंग लेक के पास, उसके कुछ वीडियो भी वायरल हुए थे सोशल मीडिया पे। हालांकि बाद में आर्मी ने कहा कि वो ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन कल की जो हिंसक झड़प है वो अपने आप में
सवाल खड़े करती है दोनों देशों के में जो बातचीत चलती है मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर, वो किस हद तक कामयाब है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। तो बड़ी चीज ये है कि जो कैजुअलिटी हुई उसके बाद स्थिति क्लियर होना बाकी है कि अभी क्या क्या चीज होंगी। हालांकि जैसा कि हमारे नेशनल एडिटर बता रहे थे कि आधिकारिक पुष्टि इसकी भारतीय सेना की तरफ से कर दी गई है और जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं तनावपूर्ण अभी भी बनी हुई है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी चीन की करतूत पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि चीनी मुठभेड़ में हमारे कमांडिंग ऑफिसर और 2 सैनिकों की शहादत का समाचार मिला, भावपूर्ण नमन। ये ट्वीट अखिलेश यादव का इस वक्त आप देख रहे हैं। गलवान वैली लद्दाख से चीनी मुठभेड़ में हमारे कमांडिंग अफसर और 2 सैनिकों की शहादत का समाचार मिला है, भावपूर्ण नमन। सरकार से इन हालातों में भारत चीन सीमा पर वास्तविक स्थिति के स्पष्टीकरण की अपेक्षा है। ये अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है। अब बात उत्तराखंड की खबरों की करते हैं तो हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती एक महिला मरीज की कोरोना से मौत हो गई। महिला सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती थी और 56 वर्ष की महिला को अल्मोड़ा से लाकर यहां 12 जून को भर्ती किया गया था। बताया जा रहा है कि महिला निमोनिया से पीड़ित थी और फिर कोरोना से उसकी मौत हो गई। राज्य में यह कोरोना से 25वीं मौत बताई जा रही। कोरोना से एक और मौत हुई है। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती 56 साल की एक महिला की मौत हुई है। महिला अल्मोड़ा से यहां रेफर होकर के आई थी। डॉक्टर्स का कहना है कि महिला को कई तरीके की बीमारियां थी, वो निमोनिया की शिकार थी और कई दिनों से बीमार थी और पिछले 12 जून को अस्पताल में भर्ती की गई थी। इससे पहले वो अल्मोड़ा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती थी, लेकिन वहां से उसको रेफर किया गया, लेकिन यहाँ पर उसको आईसीयू में भर्ती किया गया। काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी महिला को बचाया नहीं जा सका, इसलिए राज्य में इस तरीके से कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 25 पर पहुंच गया है। और सुशीला तिवारी अस्पताल में जो मौत हुई है ये तीसरी मौत है कोरोना से और 2 मरीजों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। तो प्रदेश में कोरोना की जांच का दायरा बढ़ाने के लिए खरीदी गई ट्रूनेट मशीनें सवालों के घेरे में आ गई हैं। असल में बीते रोज पिथौरागढ़ में एक व्यक्ति की मौत हुई थी जिसकी कोरोना जांच रिपोर्ट ट्रूनेट से पॉजिटिव आई थी, लेकिन जब सैंपल को हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के लैब भेजा गया तो ये रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ गई। तभी से ट्रूनेट की विश्वसनीयता पर, गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हॉस्पिटल पिथौरागढ़ में एक व्यक्ति की मौत हुई थी जिसका सैंपल लिया गया। उस सैंपल की जांच ट्रूनेट मशीन के जरिए की गई। ट्रूनेट मशीन से जो रिपोर्ट आई उसमें कहा गया है कि मरने वाला व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन उन्हीं सैंपल्स को जब हायर लैब हल्द्वानी भेजा गया तो वहां से वो रिपोर्ट नेगेटिव आई। इस तरीके से ट्रूनेट मशीन की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एक ही दिन में एक ही व्यक्ति की 2 जांचें होती हैं और दोनों जांचें अलग अलग आती हैं। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना की जांच को लेकर 4 ट्रूनेट मशीन प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगाई गई है और ये दावा किया जा रहा था कि इनसे कम से कम नेगेटिव सैंपल को सिलेक्ट करने में उनको मदद मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से पिथौरागढ़ के भीतर ट्रूनेट मशीन का रिजल्ट आया है वो काफ़ी चौंकाने वाला और काफ़ी संदेह खड़ा करने वाला है। इससे सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब ट्रूनेट मशीन की विश्वसनीयता ही सवालों के घेरे में है तो उत्तराखंड के स्वास्थ्य महकमे ने इतनी भारी भरकम धनराशि खर्च करके इन मशीनों को आखिर खरीदा क्यों है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18 पिथौरागढ़। तो राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बावजूद कृषि मंडी विकास नगर में स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। मंडी परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। कुछ व्यापारी बिना मास्क पहने ही मंडी में खरीदारी करने पहुंच जाते हैं, जिससे कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने की आशंका बनी हुई है। मंडी परिसर में यह स्थिति तब है जब कृषि मंडी निरंजनपुर देहरादून को कोरोना संक्रमण के चलते सीज किया गया था। मंडी बंद होने से कुछ वहाँ के व्यापारी जो क्रेता हैं वो भी यहाँ आ रहे हैं खरीदने के लिए। और दूसरा ये है हम पास देख रहे हैं क्योंकि वहाँ की गाड़ियों में भी जो पास लगे हैं वही गाड़ियाँ अंदर हो रही हैं, इसलिए थोड़ा यहाँ भीड़ बढ़ रही है। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में पलायन आयोग की सालाना बैठक हुई। बैठक में आयोग के अब तक के कामकाज की समीक्षा के साथ ही चालू वित्तीय वर्ष की कार्य योजना पर भी बात हुई। बैठक में पलायन आयोग ने टिहरी जिले के सामाजिक, आर्थिक और पलायन को लेकर तैयार की गई रिपोर्ट भी पेश की। मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट का अनावरण किया। पलायन आयोग इससे पहले पौड़ी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जिले का सामाजिक आर्थिक विश्लेषण के साथ ही वहां हुए पलायन की रिपोर्ट सरकार को सौंप चुका है। पलायन आयोग के अध्यक्ष एसएस नेगी ने बताया कि आयोग ने चालू वर्ष में चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर जिले के सर्वे का भी लक्ष्य तय किया है।
उत्तरकाशी में 4 धाम यात्रा लॉकडाउन के कारण शुरू नहीं हो पाई है, तो वहीं अब शासन के आदेशों पर जिला प्रशासन ने स्थानीय 600 लोगों को एक दिन में यात्रा करने की अनुमति दे दी है, जो जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए यात्रा करेंगे। वहीं पुरोहित समाज गंगोत्री यमुनोत्री धाम में यात्रा करने के फैसले का विरोध कर रहे हैं और श्रद्धालुओं को मंदिर में पूजा और दर्शन न करवाने का अल्टीमेटम भी दे रहे हैं। 4 धाम यात्रा को लेकर जो देवस्थानम बोर्ड के हमें निर्देश मिले हैं, उसमें 600 यात्रियों का गंगोत्री के लिए और 400 यात्रियों का यमुनोत्री के लिए है। स्थानीय नागरिकों के लिए यात्रा आरंभ की गई है। उसमें उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग के बाद में एक कोविड एम्बुलेंस भी स्पेसिफिकली दोनों धामों के जानकी चट्टी और गंगोत्री में रखी जाएगी और प्रॉपर सर्विलांस के साथ में, प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ में सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए दर्शन की अनुमति दी जा रही है और इसमें पासेस जो हैं वो SDMs के स्तर से जारी होंगे। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 6 से 8 जून तक हाथी गणना की गई थी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कर्मियों ने इस गणना का फील्ड का कार्य तो पूरा कर लिया है, अब इसके डेटा का एनालिसिस का कार्य गतिमान है, जिसके बाद इस गणना की विधिवत घोषणा तो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा ही किया जाएगा। लेकिन फील्ड से मिले डेटा से कॉर्बेट में उत्साह है। फील्ड के इस डेटा से यहां हाथियों की संख्या बढ़ना तय माना जा रहा है। 2015 की गणना के मुताबिक यहां 1035 हाथियों की उपस्थिति दर्ज की गई थी। की गणना का कार्य कॉर्बेट टाइगर रिजर्व समेत पूरे राज्य में 6 से 8 जून के बीच में किया गया था। अभी उसके एनालिसिस की कार्रवाई की जा रही है। कुछ रेंजों से एनालिसिस करके डेटा प्राप्त हो गया है, बाकी रेंजों से भी प्राप्त की जा रही है। जो इनिशियल रुझान है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हाथियों की संख्या बढ़ेगी, परंतु एग्जैक्ट इस पर कोई कमेंट करना, जो नंबर्स आएंगे उसके बाद ही करना संभव हो पाएगा। ऊधम सिंह नगर के सितारगंज से सिडकुल इंडस्ट्रीज को जोड़ने वाली सड़क बदहाल हो गई है। 10 किलोमीटर सड़क जहां पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, वहीं बारिश में सड़क में चल रहे वाहनों के चलते सड़क हादसे की हमेशा आशंका बनी रहती है। ऐसे में स्थानीय लोग मुख्य सड़क गड्ढा मुक्त करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं इस मामले में अधिकारी अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। सर, ये सितारगंज से लेके सिडकुल तक जो रोड सारी खराब हो रही है, इसमें गड्ढे इतने ऊंचे हैं, नीचे हैं कि एक्सीडेंट होने का संभावना पूरी होती है इसमें, कि कभी जब गाड़ी चलती है तो इसमें पता नहीं चलता गड्ढा गहरा कहाँ पर आ रहा है और ऊंचा कहाँ है। बरसात के बाद तो पता नहीं चलता है, गड्ढा एक सही लगता है। तो कई बार तो इसमें एक्सीडेंट होने के चांस हो चुके हैं। तो हम लोग चाहते हैं इसमें कि यहाँ रोड पड़ना चाहिए, एक्सीडेंट होने की संभावना जो है कम हो जाएगी। प्री मानसून और उसके बाद मानसून में होने वाली बारिश से शहरों और घनी आबादी वाले इलाकों में डेंगू का खतरा पैदा हो गया है। इस खतरे के बीच हल्द्वानी नगर निगम किस तरह की तैयारियों में लगा है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी। कोरोना का खतरा लगातार सिर पर मंडरा रहा है, लेकिन इस सब के बीच में डेंगू का खतरा भी आ चुका है, क्योंकि डेंगू का सीजन आने वाला है। ऐसे में जो पिछले साल के अनुभव हैं वो बेहद कड़वे हैं, क्योंकि कई सारे लोगों को डेंगू हो चुका है। इसलिए इस बार नगर निगम हल्द्वानी में विशेष तरीके का छिड़काव किया जा रहा है। और सबसे पहले नगर निगम के दफ्तर के बाहर ही आप देखिए किस तरीके की फॉगिंग की जा रही है, ताकि जो डेंगू के मच्छर हैं वो न पनपने पाए। हमारे साथ मेयर साहब मौजूद हैं। मेयर साहब, किस तरीके की तैयारियां हैं इस बार? कितनी मशीनें जो है फॉगिंग के लिए रखी जाएंगी और छिड़काव किस तरीके से किया जाएगा एंटी लार्वा? देखिए, डेंगू से जो भी उसकी तैयारियां हैं उसके लिए हम लोगों ने फॉगिंग जून माह से ही शुरू करा दी थी, अप्रैल माह से ही, और लगभग एक चक्र पूरे नगर निगम क्षेत्र की फॉगिंग हो चुकी है। और इस बार हम लोगों ने एक लार्वासिडल, जो लार्वा को नष्ट करता है, उसको भी हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और लगभग सभी पूरे हल्द्वानी नगर निगम के सभी क्षेत्रों में इस लार्वासिडल का भी प्रयोग किया जाएगा लार्वा को मारने के लिए। साथ ही फॉगिंग कराई जाएगी। सब बातों में जन जागरूकता अभियान इत्यादि भी चलाया जाएगा। ठीक बात है, लेकिन ये एडवांस तैयारियां हैं, क्योंकि पिछले साल के जो अनुभव रहे हैं उसमें कोरोना जो डेंगू के आंकड़े थे वो बेहद डराने वाले थे। इसलिए नगर निगम ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं, ताकि डेंगू का किसी तरीके का खतरा शहर के ऊपर न मंडराए और लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। जनसंपर्क के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। तो ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताओं को खुद में समेटे द्रोणागिरी के साथ ही हिमालयी क्षेत्र की जड़ी बूटियां अब धूप अगरबत्ती के रूप में घरों में महकने जा रही हैं। चमोली में जड़ी बूटियों वाली अगरबत्तियां बनाई जा रही हैं, जिसकी डिमांड भी लगातार तेजी से बढ़ रही है।
चमोली के कालेश्वर मिनी औद्योगिक संस्थान में धूप अगरबत्ती बनाते हुए ये हैं द्रोणागिरी के आलम सिंह रावत और उनकी टीम। यहाँ द्रोणागिरी और आसपास से लाई गई स्थानीय जड़ी बूटियों से धूप अगरबत्ती बनाने का काम किया जा रहा है। आलम सिंह का कहना है कि स्थानीय स्तर पर पूजा में जिन सुगंधित जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता था उसे ही उन्होंने रोजगार का माध्यम बनाया और सरला मिश्रा के साथ मिलकर जड़ी बूटी से धूप और अगरबत्ती बनाने का काम शुरू किया, जो अब रोजगार का एक बेहतरीन जरिया बन रहा है। और मैं द्रोणागिरी से जो जड़ी बूटी होते हैं उनसे सुगंधित जड़ी बूटियों को लेके यहाँ पे पत्ते अत्ते लेके उनके धूप बनाता हूँ, अगरबत्ती बनाता हूँ। और ये प्रदूषण के लिए नहीं है, ये प्रदूषण रहित है। जड़ी बूटी वाली धूप अगरबत्ती सुगंध के साथ ही एंटीबैक्टीरियल का काम करती है और इससे न सिर्फ धार्मिक कार्य हो रहे हैं बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ रहा है। लिहाजा इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। वो धूप स्वास्थ्य के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। उस धूप को जलाने पर हमारा मतलब उसमें कोई भी केमिकल हमने नहीं लगाया, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। इस धूप की जो राख होती है वो राख भी एंटीबायोटिक का काम करती है। हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाने वाली जटामासी, टगर गूगल के साथ ही कई अन्य ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनका प्रयोग अभी तक सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही होता था, लेकिन अब इन्हें स्वरोजगार से जोड़कर न सिर्फ इससे आर्थिक फायदा उठाया जा रहा है, साथ ही साथ लोगों को स्वास्थ्य वर्धक अगरबत्ती भी मिल रही है। चमोली से प्रभात पुरोहित, न्यूज़ 18। ऋषिकेश में परिवहन व्यवसायियों ने आज परिवहन महासंघ के तत्वाधान में 2 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिन का उपवास रखा और सरकार से मांग की कि कोरोना संक्रमण काल के चलते बेरोजगार हुए चालक परिचालक को आर्थिक सहायता और कॉमर्शियल वाहनों का टैक्स माफ किया जाए या 2 साल आयु सीमा बढ़ाई जाए। पहाड़ दूर से जितने खूबसूरत दिखते हैं, नजदीक जाएं तो उतने ही सुकून भी देते हैं। गर्मी में सर्दी का एहसास देने वाले हिल स्टेशन अब भी कोरोना की चपेट में है। इस सीजन में सैलानियों से रंगीन रहने वाला नैनीताल का माल रोड सूना दिखाई दे रहा है। जून के महीने में कभी सैलानियों की रौनक से भरी इस माल रोड में इस बार सन्नाटा है। तो नैनीताल में पल पल बदल रहे इस दिलकश नजारे से भी सैलानियों की पहुंच दूर है। गर्मी में भी सर्दी का एहसास दे रही नैनीताल की वादियों में कोरोना संक्रमण के चलते माल रोड पर ऐसी ही वीरानी छाई है। बैंड स्टैंड हो, तिब्बती मार्केट या फिर हिमालय दर्शन समेत अन्य पर्यटन स्थल, सभी का हाल कुछ ऐसा ही है। 3 महीने के लॉकडाउन में अब भी राज्य से बाहरी पर्यटकों का इंतजार है, पर जो आसपास के लोग आ भी रहे हैं वो भी गुजरे दौर के दिनों की ही याद कर रहे हैं। 3 महीने से घर के अंदर रहने के आदी हो चुके थे, लेकिन अभी मौसम और नैनीताल को देख के तो किसका मन खुश नहीं होता। पहाड़ों में आके तो वैसे ही हर पहाड़ी को अच्छा लगता है, वैसे ही मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। बस उम्मीद है कि सब ठीक हो जाए बहुत जल्दी, सब जल्दी कोरोना से मुक्त हों। सीजन जो था नैनीताल का वो भीड़ को लेके ही था, भीड़ दी तो सुनसानी लग रही है, जाड़ों की फील आ रही है। बहुत पुरानी जो सीन नैनीताल के हुआ करते थे ना मूवीज में, वो फील हो रहा है कि लॉकडाउन चला, लेकिन हम तो उसके अभ्यस्त हो चुके हैं। अब बाहर निकलने में ज्यादा मजा नहीं आ रहा है।